नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये परीक्षा मंथन के लक्ष्य सीरीज का हम लोग करंट अफेयर देखेंगे और आज के करंट अफेयर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। इससे पहले राष्ट्रीय मुद्दे हो चुके थे जो कि थोड़ा सा बड़ा बन गया था, तो बहुत सारे लोग का शिकायत आना शुरू हो गया था कि सर प्लीज़ इतना बड़ा मत बनाइए, क्योंकि ना तो डाटा रह पाता है और ना ही वो जोश आप अंदर से बताते हैं। क्योंकि थोड़ा छोटा रहता है तो आपकी बात सुनने में भी अच्छा लगता है, एनर्जेटिक भी लगती है और मज़ा भी आता है। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा कम करके रखिए जिससे कि अच्छा लगे वीडियो। तो इसको देखते हुए हमने इसे 2-3 सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, जिसको कि बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा में भी सिर्फ उसी मुद्दा की चर्चा करेंगे जो आपके लिए और आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ये पूरा का पूरा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जितना भी देख रहे हैं ये सारे टॉपिक हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ उसी टॉपिक की चर्चा करेंगे जो आए दिन कहीं ना कहीं चर्चा में रहा है और आयोग की नजर में रहा। इससे पहले दोस्तों एक सूचना है, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा आप कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था के प्रति दीवानगी पैदा कीजिएगा। तो ऐसे में एक बेहतरीन ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार बच्चों को सिखाया जाता है। प्रीलिम्स हो या मेंस, दोनों में ग्रुप डिस्कशन होता है, पर डे क्लास होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात, पूरे पटना में सबसे कम फीस में बच्चों के पैसों से ज्यादा बच्चों की सपनों की परवाह करने वाला एकमात्र संस्था श्योर सक्सेस संस्था है। अगर आपको इस संस्था में एडमिशन लेना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9015148776 पे आप किसी भी टाइम में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है भारत ब्राजील WTO विवाद। क्या है भारत ब्राजील WTO विवाद? एक तो पहले भारत का ब्राजील के साथ में अच्छा रिलेशन है, इस बात को पहले समझ लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा करेंट में यही बताता हूं कि करेंट को बता देना और करेंट को समझ लेना दोनों बच्चों का खेल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि करेंट को जोड़ के कैसे रखा जाए जहां से गलती से भी गलत ना हो, क्योंकि एक भी डाटा अगर मिस कर गया तो सारा खेल गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले जो इसकी टैगलाइन है, जैसे कि भारत ब्राजील WTO विवाद, आखिर ये जो दिया गया है ये क्यों है, क्यों ये चर्चा में आया है, क्यों हमारे लिए जरूरत है, इन सारी कुछ पॉइंट है जिसको आप समझिए और इसको समझने के लिए इसके अंदर आइए। ये न्यूज़ कहता क्या है। जनवरी 2020 में कई किसान समूहों ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि ब्राजील द्वारा विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में भारत की चीनी सब्सिडी नीतियों के खिलाफ की गई शिकायत वापस लेने के लिए ब्राजील पर दबाव डाले जाए। जिस तरीके से जो भारत और ब्राजील के बीच में विश्व व्यापार संगठन जो था उसके बीच में भारत की चीनी सब्सिडी नीतियों के खिलाफ जो की गई थी शिकायत था, उसको वापस लेने के लिए ब्राजील पे दबाव डाला जाए। यहां के किसानों संगठन के जो है केंद्र सरकार से मांग किया था। और विदित हो कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि जो है ब्राजील के राष्ट्रपति जो है वो जायर बोल्सोनारो, ध्यान रखिएगा, जायर बोल्सोनारो ही थे। अब सबसे बड़ी बात है कि दबाव भी बनाया जाए और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है यहां के राष्ट्रपति भी यहां पे आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में बन के। तो यहां पे दो चीज इंपॉर्टेंट होता प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पूछ देगा गणतंत्र दिवस में कहां के राष्ट्रपति आए थे तो बताना होगा ब्राजील का, उनका नाम क्या था, तो जायर बोल्सोनारो। अब एक क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि अभी जो हम गणतंत्र दिवस मनाए वो कौन सा गणतंत्र दिवस था, 70वां, 71वां, 72वां, 74वां, 75वां, कौन सा था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट, ताकि मुझे पता रहे कि आपको पता है भी या नहीं है। नेक्स्ट, अब धीरे धीरे कुछ मुद्दा तो चर्चा जो था वो जब पढ़े तो कुछ तो समझ में दिमाग में आ गया होगा। अब कुछ कुछ पता चल रहा होगा, अच्छा चीनी को लेकर विवाद है, कुछ सब्सिडी के मामला चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब आगे ब्राजील का आरोप है कि भारत ने हाल ही के वर्षों में गन्ने और चीनी के घरेलू समर्थन मूल्य में बड़े पैमाने पर वृद्धि की है। और ब्राजील के अनुसार भारत ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य से लगभग जो है दुगना कर दिया है। कहने का मतलब कि ब्राजील का आरोप यह लग रहा है कि भारत जो है अभी कुछ वर्षों में गन्ने और चीनी के मूल्य का जो समर्थन मूल्य है, एक समर्थन मूल्य होता, उसको बड़े पैमाने पे वृद्धि कर दिया है, जो कि ब्राजील के अनुसार भारत ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्यों का लगभग जो है दुगना कर दिया गया है।
अब इसकी पृष्ठभूमि क्या हो, इसकी पृष्ठभूमि से और क्लियर हम लोग करते हैं। क्या है इसकी पृष्ठभूमि, इसको समझिए। देखिए अभी तक जो था ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से था, जैसे कि कौन से राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है, गणतंत्र दिवस पे आए थे, कहाँ के थे, ब्राजील के थे, एक क्यों ये मुद्दा में छा रहा है, तो चीनी की सब्सिडी को लेकर, गन्ने की सब्सिडी को लेकर मुद्दा में छाया। तो ये सब पॉइंट जो है ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये प्री के लिए है फैक्ट। और अब जो है यहां के बाद जो है सारा चीज मेंस के लिए, मेंस में भी यही से क्वेश्चन देगा। मेंस में कौन सा बनाएगा क्वेश्चन, इसी के अंदर से उठा के दे देगा। अगर पॉइंट पता, पृष्ठभूमि पता तो सही है, नहीं पता तो खेल खत्म। अब ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक देश है। मतलब क्या है, आयातक मतलब क्या हुआ, किसी दूसरे देश से अपने देश में आना, और निर्यातक का मतलब होता है अपने देश से दूसरे देश में जाना। यानी कि ब्राजील सबसे अधिक जो है दुनिया का चीनी का उत्पादन भी करता है और सबसे अधिक चीनी को बेचता भी है। अगर एक लाइन में कहें तो इस तरीके से फरवरी 2019 में ब्राजील और कई अन्य देशों ने भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ की शिकायत की थी। ब्राजील और अन्य देश दोनों ने भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ की शिकायत की थी, और इन देशों का आरोप है कि भारत के द्वारा अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी वैश्विक व्यापार नियमों के खिलाफ हो रहा है। जिस तरीके से भारत अपने किसानों को सब्सिडी दे रही है वो कहीं ना कहीं वैश्विक, अगर देखा जाए तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में व्यापार नियमों के खिलाफ है। इसके लिए डब्ल्यूटीओ में शिकायत भी की गई है। विदित हो कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ग्वाटेमाला भारत के विशाल बाजार में प्रवेश करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के विवाद तंत्र उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इन देशों ने हाल के वर्षों में अपने चीनी उत्पादन का लगभग 70% से अधिक जो है वो निर्यात किया है। तो यही मामला पूरा का पूरा था। अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आयोग यहां से उठा के दे दे, प्रीलिम्स में दे दे या मेंस में दे दे, आप अच्छे तरीके से उसका कैलकुलेशन कर लगा दीजिएगा। ये मैं विश्वास आपसे जरूर करता हूं। बस ऐसे ही पढ़ना करेक्ट को, थोड़ा सा इसके डीपली जाके एक बार पढ़ लीजिए ना, तो फिर वो चुटका बनाने के लिए, फैक्ट बनाने के लिए ये सब जो है दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि चुटका और फैक्ट जो है हमेशा आपको दगा देके चला जाएगा। सबको देता है, आपको भी देगा। अगर बचना है तो इसी तरीके से डिटेल पढ़ना होगा। जितना ज्यादा बार होगा सुनिए, क्वेश्चन यहीं से आता है, यहां से बाहर नहीं आएगा। एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद मैं ही रिव्यू करूंगा कि कहां कहां से क्वेश्चन आया था, और मैं ही बताऊंगा कि इतना मिनट में, इतना बजे, इस दिन में, इस महीने में मैंने वीडियो अपलोड किया था। देखिए यहां से क्वेश्चन निकल के आया हुआ कि नहीं। आप कहिएगा ओ सर मुझे पता था लेकिन कंफ्यूजन है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, पढ़े ही नहीं। कंफ्यूजन तो बहाना है। सच तो यही था कि आपने पढ़ा ही नहीं दिल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में जो चर्चा का मुद्दा है वो है मोतिहारी अमलेखगंज जो है नेपाल के पाइपलाइन के बारे में चर्चा है। ये मोतिहारी और अमलेखगंज या जो नेपाल में है उसके पाइपलाइन के बारे में थोड़ा चर्चा, इसको समझते हैं क्या है इसका प्रसंग। 10 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार वाली पेट्रोलियम उत्पादक की पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। मतलब क्या है, दक्षिण सीमा पार जो सबसे पहली है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। कहां कहां, तो मोतिहारी से नेपाल। अब इसके मुख्य बिंदु क्या है, इसके मुख्य बिंदु को समझते हैं। यह जो पाइपलाइन है बिछाई गई है बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज को जोड़ती है। ध्यान रखिएगा, मोतिहारी से अमलेखगंज, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। अब थोड़ा सा मैप निकालिए, मैं तो बता दूंगा लेकिन प्लीज कोशिश कीजिए मैप निकालने की, और मुझे बताइए मैप में कि मोतिहारी कहां पे है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है या पश्चिम में है। मुझे जरूर कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चले कि हाँ मोतिहारी कहाँ, यानी मोतिहारी से लेके नेपाल के अमलेखगंज में इसको जोड़ती है ये पाइपलाइन। अब 69 किलोमीटर लंबी मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन नेपाल के लोगों को किफायती लागत पर जो है स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पादक, ध्यान रखिएगा, स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पादक कराएगी। ध्यातव्य हो कि इस पाइपलाइन की क्षमता जो है 2 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष है। अब इसमें 2 मिलियन का इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पादक उपलब्ध कराने के लिए जो है मोतिहारी से अमलेखगंज पाइपलाइन बिछाई गई है नेपाल में। अब नेक्स्ट जो है इस पाइपलाइन को जो है बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी रिफाइनरी से दक्षिण पूर्वी नेपाल के अमलेखगंज तक ईंधन के परिवहन करेगी, और अमलेखगंज पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल सीमा पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, अमलेखगंज जो है पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल सीमा
चंपारण और रक्सौल सीमा के जो है इसके बॉर्डर पे ये स्थित है। कौन? तो आलमलेखगंज, ध्यान रखिएगा, अमलेखगंज। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो पाइपलाइन से जा रहा स्वच्छ ईंधन, ये बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी रिफाइनरी है, वहां से जोड़ के कहां पर किया जा रहा है? नेपाल के अमलेखगंज को ईंधन प्रोवाइड करवाएगी। अब ये जो है ये न्यूज चर्चा में, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो ये चर्चा में है। चाहे 65 का मेंस लिखिएगा तब भी चर्चा में है, 66 का प्रीलिम्स लिखिएगा तब भी ये चर्चा में है। नेक्स्ट जो है अमलेखगंज ईंधन डिपो की भंडारण क्षमता जो है 16,000 किलो लीटर पेट्रोलियम उत्पादन की स्टोर की जाएगी। नेक्स्ट है मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन परियोजना पहली बार वर्ष 1996 में प्रस्तावित की गई थी। जो पहली बार ये पाइपलाइन थी 1996 में प्रस्तावित की गई थी। तो अगर हो सकता है क्वेश्चन दिमाग फिर जाए आपका तो पूछ दे कि पहली बार जो इसकी परियोजना की प्रतिस्थापन हुई थी, प्रस्तावित की गई थी, वो कब की गई थी? तो अगर पता होगा तो 1996, नहीं होगा तो फिर आपकी प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसके कार्य की प्रगति काफी धीमी हो गई थी, जिसकी वजह से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काठमांडू दौरे पर इसकी स्थिति को बदलने लगी थी। उसके बाद 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब इन्होंने जब यात्रा की काठमांडू की, तो उसी टाइम से यह समझ में आ गया था कि मोतिहारी अमलेखगंज की पाइपलाइन की परियोजना जो है अब जो है शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है भारत ब्राजील संबंध, जो कि भारत का ब्राजील के साथ में बड़ा दोस्ताना संबंध है। तो यहां से अगर कोई भी चर्चा रहता तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ऊपर ही पढ़े थे ब्राजील WTO के साथ में शिकायत हुआ था गन्ना के बारे में। अभी जस्ट बताया था कि सब्सिडी जिस तरीके से भारत सरकार भारतीय किसानों को दे रही है वो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर गलत ही है, इसके लिए शिकायत भी कर रहे हैं। तो वहां ब्राजील है और फिर से ब्राजील की चर्चा है। क्या है? लोकतांत्रिक स्वरूप और बहुलतावाद ऐसा मूल्य है जो ब्राजील और भारत को एक दूसरे के करीब लाता है। बहुलतावाद और लोकतांत्रिक स्वरूप ये दोनों कहीं न कहीं ब्राजील को और भारत को एक प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के करीब लाता है, जो कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के विशेष सामरिक संरचना, उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता के पश्चात भारत और ब्राजील की महत्वाकांक्षाओं एवं राष्ट्रीय हितों की समानता की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के संबंध लगभग 5 दशक पुराना इतिहास स्वयं ही कई आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परतों को समेटे हुए है। तो ये जो हुआ, जब आप भूमिका लिखिएगा IR का, जब मेंस लिखने लगिएगा तो ये सब पॉइंट को लिखिएगा, मजा आ जाएगा। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा ना तो दबा के नंबर देगा, एकदम दिल खोल के देगा, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसा ही इंसान ढूंढता है। वो तो इसलिए बनाने के लिए व्याकुल है, लेकिन कोई ऐसा लायक बने तो सही, किसी के कॉपी में उस तरीके का लिखा हो तो सही। सीधा सा मतलब यही होता। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन दीजिए, कमाल का दीजिए, धांसू इंट्रोडक्शन देखिए, सिचुएशन देख के प्रेजेंटेशन दीजिए, सक्सेस आपके पास दौड़ेगी। अब यहां पे क्या है कि अगर यह बताया जा रहा है कि भारत और ब्राजील का जो संबंध है ना, ये 5 दशक है। दशक मींस 10 साल होता है, और 5 यानी 10 × 5 = 50 साल से इसके राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, सारे तरीके से जो है एक दोस्ताना इसके साथ में संबंध है भारत का। भारत और ब्राजील के संबंधों के महत्व प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण कदम के रूप में 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो की मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसी के लिए जो है 71वां गणतंत्र दिवस जब मनाया गया था हिंदुस्तान में इस बार, तो यहां पे जो है ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। हमने आपसे पूछा था ऊपर में कि ये कौन सा जो है गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, 71वां, 72वां, 73वां, 70वां या इनमें से कोई नहीं। तो अगर पता होगा तो 71वां। ये अगर क्वेश्चन दे दे तो सच्ची बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन दे दे तो कम से कम 70% स्टूडेंट की तो वाट लगना तय हो जाएगी। 70 ज्यादा हो जाए, ये कम बता रहा हूं आंकड़ा, क्योंकि पता नहीं है, लेकिन पता है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यहां मुख्य अतिथि होंगे, सारा पता है, सारा परेड होता है, लेकिन किसी को यह पता नहीं है कि कौन सा गणतंत्र दिवस था। यही है इंपॉर्टेंट कि किसको करंट कहते हैं, बस इसी को करंट कहते हैं। जो मेन मुद्दे को आप पकड़ के रखिए, बाकी मुद्दे को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ब्राजील का महत्व क्या है। भारत और ब्राजील के विभिन्न द्विपक्षीय मंचों पे, जैसे क्या ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, IBSA हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA हो गया, और बहुत बड़े बड़े जो बहुपक्षीय निकाय हो गया जैसे UN, WTO, यूनेस्को, WIPO आदि साझा इसके साथ करते हैं भारत के साथ में। पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले अमेजन वर्षावन, जो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब अगर यहां देखिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन रहा है, पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है, तो अमेजन वर्षावन को।
कहां है? ब्राजील के लगभग 40% हिस्से में यह फैला हुआ, ब्राजील के 40% हिस्से में। तो देखिए यहां से प्री का क्वेश्चन निकल गया, मेंस में ही प्री का है और प्री में ही मेंस का है। देखिए कितना बेहतरीन बुक है और किस तरीके से बताया गया है। यही क्वेश्चन आपको उठा के ज्योग्राफी में दे देगा और वाट लगा के रख देगा और आपको लगेगा सर इतना आसान क्वेश्चन था, सर गलती हो गया। पता इसलिए नहीं क्योंकि सोच के ना पढ़े ना, बस पढ़ने के लिए पढ़ लिए। आप कभी ये नहीं सोचे कि हमें सिलेक्शन भी लेना था। 40% हिस्से में फैला हुआ है, इस लिहाजा से ब्राजील के पास वन संपदा का एक विशाल भंडार मौजूद है। अमेजन वर्षा वन जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जिसके कारण ब्राजील इस संदर्भ में जो है काफी महत्वपूर्ण है अमेजन की वजह से। नेक्स्ट है भारत ब्राजील संबंध क्या है? वाणिज्यिक संबंध, इसके साथ में जो है वाणिज्यिक संबंध कैसा है? संपूर्ण लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में ब्राजील भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारी है में से एक है। भारत ब्राजील द्विपक्षीय व्यापार में पिछले 2 दशक में काफी वृद्धि हुई है, पिछले यानी 20 साल में काफी वृद्धि हुई है भारत और ब्राजील के जो है संबंधों में, द्विपक्षीय व्यापारों में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि कीमतों में वैश्विक गिरावट आई है, अगर देखा जाता है तो कीमतों में तो वैश्विक गिरावट आई है। ब्राजील में आई आर्थिक मंदी ने ब्राजील के समग्र व्यापार को प्रभावित कर दिया। इसके प्रतिकूल प्रभाव दोनों देशों के व्यापार पे देखने को मिलता है, एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ ब्राजील पे भी। जब यह वर्ष 2015 और 2016 में 7.9 बिलियन डॉलर और 5.64 बिलियन डॉलर तक आ गया था, किंतु यह आंकड़े 2018-19 में कुछ सुधार देखने को मिलता है और दोनों देशों के मध्य जो है द्विपक्षीय व्यापार 8.2 बिलियन डॉलर पहुंच गया, जो कि पिछले वर्षों में के मुकाबले जो है 7% अधिक है। अब मेंस में थोड़ा सा ये डाटा अगर लिख देते हैं ना, मजा आ जाता है, औरों से अलग हो जाते हैं। यही डाटा कि पहले ये डाटा था हमारे पास, अब जो है डाटा बदल के 8.2 हो गया, पहले 7.9 था। तो ये डाटा लिखते तो इसका मतलब आयोग ये समझता है ना कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है औरों की अपेक्षा, और यहीं से आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। निवेश में संबंध, अब निवेश में संबंध कैसा है? इसके निवेश में संबंध, क्योंकि इसको एकदम क्लियर कर लीजिए भारत ब्राजील, क्योंकि इस बार बहुत चर्चा में है, हर बार ये चर्चा में रहेगा, क्योंकि इसका दोस्ताना जो अंदाज है, व्यवहार है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, व्यापारिक हो, सारा का सारा जो है श्रेय दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये चर्चा में है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018-19 में भारतीय कंपनियों ने ब्राजील में लगभग 6 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। हालांकि इस दौरान ब्राजील से भारत में किया गया निवेश काफी कम रहा, किंतु आने वाले समय में इसके बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय निवेशकों ने मुख्यतः ब्राजील के आईटी, फार्मास्यूटिकल, ऊर्जा, कृषि, व्यवसाय, खनन, इंजीनियरिंग क्षेत्र में निवेश किया है, जबकि ब्राजील के निवेशकों ने मुख्यतः भारत के ऑटोमोबाइल, आईटी, खनन, ऊर्जा और जैव ईंधनों के क्षेत्रों में जो है निवेश किया है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तेल की कीमतों में गिरावट आ गई। क्या थी तेल की कीमतों में गिरावट, क्यों चर्चा में आया है? आइए जानते हैं फॉल इन ऑयल प्राइसेस। अब हाल ही में आई ब्लूबर्ग, ध्यान रखिएगा, ब्लूबर्ग मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19, अब यहां पे एक चीज बता दूंगा आपको, कोई कोविड-19 क्यों लिखा जाता है। एक चीज समझ लीजिए, को मतलब होता है कोरोना, भी मतलब होता है VI मतलब वायरस, और डी मतलब होता है डिजीजेस। क्लियर हो रहा है ना? कोरोना, VI का मतलब वायरस, डी मतलब डिसीजेस, और 2019 में ये चर्चा में आया था, इसलिए 2019। तो अगर अगली बार कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो गलत आपसे कम से कम हम नहीं उम्मीद करते हैं, बाकी कोई गलत करते कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मत कीजिएगा गलत। कोविड-19 जो थी वो महामारी के चलते संयुक्त राज्य अमेरिका के तेल व्यापार बाजार में जो है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI तेल की कीमतों में $40.32 प्रति बैरल तक गिर गई। गौरतलब है कि ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तेल की कीमतों का इतना कम स्तर पूर्व में द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद देखने को मिला था। कहने का मतलब, इसीलिए मैंने आपको यह न्यूज आपके सामने रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध, बताइए 1939 से जो 45 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, पहला जो चला था 1914 में चला था। क्लियर है ना? ये सब छोटी छोटी बात क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर। 1939 में जब शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, और इसके समाप्त होने के बाद जिस स्थिति को देखने बना था, उसके बाद आज स्थिति कोरोना वायरस के बाद वही जो है दृश्य सामने निकल के आ रहा है। सेम टू सेम आज भी कच्चे तेल की कीमत 0 अंक से भी नीचे चली गई, तथा इस मूल्य में कच्चे तेल के विक्रेता को प्रति बैरल जो है खरीदारी $40 का भुगतान करना पड़ रहा है। कारण क्या है?
इसके पीछे कारण को देखते हैं। उल्लेखनीय है कि वायदा कारोबार में खरीदारी एक खास समय में निर्धारित कीमत पर कच्चा तेल का वायदा खरीदने के लिए सौदा करता है। अब गौरतलब है कि गिरावट का मुख्य वजह जो है ताजा डिलीवरी न लेने, भंडारण लागत से बचाने और कारोबारियों के द्वारा अपना माल घटाए जाने की कोशिश करना, जिसकी वजह से तेल की कीमत गिर रही है। साथ साथ में अमेरिकी तेल के लिए बेंचमार्क कीमत कोविड-19 महामारी प्रसार से पहले $50 प्रति बैरल थी, जो कि मौजूदा कमजोरी वैश्विक मांग में 1/3 की गिरावट की वजह से आई। अमेरिका में लॉकडाउन के बाद जो है लोगों के द्वारा ईंधन का कम इस्तेमाल किए जाने से मांग में कमजोरी को बढ़ावा मिला। मतलब क्या, धीरे धीरे क्या हुआ, लोग गाड़ी चलाना बंद कर दिए, पूरी तरीके से जो है पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई, तेल की खपत कम गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, तेल में गिरावट आना शुरू हो गया। यही सब कुछ पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए। ओपेक, रूस, अमेरिका, G20 देशों के समेत तेल उत्पादकों के द्वारा वैश्विक उत्पादन प्रतिदिन 1 करोड़ बैरल तक घटाने को लेकर सहमति जताई गई। कीमतों को रोकने के उपाय, कीमतों को गिरावट रोकने के लिए जुलाई और दिसंबर में इसे कम करके 77 लाख बैरल प्रतिदिन और अप्रैल 2022 तक जो है 58 लाख बैरल प्रतिदिन करने की योजना, एक भविष्य की योजना बनाई जा रही है। बस इतना आपको ध्यान रखना होगा। तेल की कीमतों में जो नकारात्मक हुआ वो कैसे हुआ, आपूर्ति नियम। ध्यातव्य हो कि तेल के उत्पादन में कटौती या कहें तो तेल के कुएं में पूरी तरीके से बंद कर देना एक कठिन निर्णय था कि पूरे तरीके से तेल के कुएं को बंद कर देना, क्योंकि इसे फिर से शुरू करना बेहद महंगा और कठिन कार्य होता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई देश उत्पादन में कटौती करता है तो देश बाजार में हिस्सेदारी खोने का जोखिम रहता है। कई तेल उत्पादक उत्पादन बंद करने के बजाय कम कीमतों पर भी अपनी तेल से छुटकारा पर बिक्री करना चाहते थे, क्योंकि मई माह में तेल की बिक्री पर मामूली नुकसान की तुलना में फिर से तेल उत्पादन शुरू की गई। अब नेक्स्ट क्या है, मांग नियम। इसमें क्या था कि जबकि उपभोक्ता और आयातक जो था वो देश तेल का अनुबंध से बाहर आना चाहते थे, क्योंकि तेल निर्यातक देश इन देशों को अधिक तेल खरीदने के लिए मजबूर करना चाहते थे, जबकि इन देशों के पास में तेल के भंडारण करने के लिए कोई जगह नहीं थे, तो मजबूर करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। अब आपातकाल समाधान क्या था, खरीदारों और विक्रेताओं दोनों पक्ष में तेल अनुबंध से छुटकारा पाना चाहते थे। इससे WTI तेल अनुबंध की कीमतों को शून्य से भी नीचे चली गई। अंततः क्या होता है, अल्प विधि के लिए तेल आपूर्तिकर्ता अनुबंध धारकों देश के $40 प्रति बैरल का भुगतान करना चाहते हैं, ताकि तेल का उत्पादन बंद किसी भी हालत में ना हो सके। आपातकालीन समाधान ये है। अब देखिए, ये जो पूरा मुद्दा आपने देखा, तेल पे देखा, और ये एकदम चर्चा का विषय है, आपको भी समझना होगा। आप अगर प्रीलिम्स का भी एग्जाम दे रहे 66 का, फिर भी आपको इसके बारे में लिखना होगा कि तेल में जो गिरावट है इसके पीछे क्या वजह थी, क्या इसका समाधान किया जा सकता था, क्या तेल के कुएं बंद कर देने चाहिए था, और अगर बंद कर देते तो फिर स्टार्ट करने में इससे कई गुना ज्यादा खर्चा होता। तो अगर तेल का कुआं चालू रहा तो आखिर ये तेल कहां गया, जबकि सबके पास में जो है अनलिमिटेड तेल था, कहीं पे कोई जगह नहीं थी रखने की, तो फिर ये तेल को कहां रखा गया था, और क्यों 0 से भी कम स्तर इसकी कीमत चली गई थी। इन सारी बातों पे चर्चा किए और इसके सारे का जवाब मैंने बता दिया। अब लास्ट जानते हैं कि भारत पर प्रभाव कैसे पड़ा, इसको क्योंकि जोड़ना बेहद जरूरी है। भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। ध्यान रखिएगा, तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। आयातक मींस आना, निर्यातक मींस जाना। आयातक मतलब दूसरे देश से आ रहा है। तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश। तेल कीमतों में कमी से इसे लाभ भी मिल सकता था, लेकिन भारत में उत्पादन कीमतों पर अपना मानक सूचकांक भी जुड़ी होती है, जिसकी वजह से संभावना बहुत हद तक कम है। इसके अतिरिक्त डॉलर के मुकाबले 76.63 तक फिसलने से तेल कीमतों में कमी से होने वाले लाभ की सीमित रहने की आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों, आज का जो है यही था करंट अफेयर। हमने कोशिश किया बेहतरीन तरीके से प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ ले जाने की और दोनों से चर्चा करके बेहतरीन तरीके से समझाने की। हमें और अगर कुछ परिवर्तन आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और परिवर्तन क्या चाहिए इसमें। मैं जरूर परिवर्तन करूंगा, क्योंकि आपका सुनना है, आपको समझना है, आपका बेहतर हो सके और आप सक्सेस कर सकें, तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। ऐसे मुझे जो अच्छा लगता है मैं तो 100% कोशिश करता हूं आपको देने की, लेकिन फिर भी मैं आपका भी राय लेना चाहूंगा। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, और हां, हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।